हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। यहाँ हर वीडियो में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया होता है। वहाँ पे हम एवरी डे क्लास नोट शेयर करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट हमारे जो भी पर डे यूट्यूब के ऊपर जो फिजिक्स 365 है उसके ऊपर हम वीडियो शेयर करते हैं, उसके लिंक पर डे शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो भी एजुकेशनल रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको भी शेयर करते हैं, और सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, रेगुलर। तो बच्चा उन सवालों को सॉल्व करके या उनके ऊपर प्रैक्टिस करके अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है इजीली। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364। यहाँ कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन ऑनलाइन जिस टाइप की भी एजुकेशनल हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मानजी का आता मंडोर रोड, पावटा सर्किल के पास, जोधपुर। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सूचना है जो हम देते हैं, संडे 365। ये जो संडे 365 है ये क्या चीज़ है? ये एक एवरी संडे को होने वाली ऑफलाइन क्लास है जिसमें हम एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का एवरी संडे रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं। इसमें वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं जो चैप्टर कर चुके हैं लेकिन उनको कहीं न कहीं चैप्टर में डाउट है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर वो डेरिवेशन सॉल्व करने बैठते हैं तो उससे सॉल्व नहीं हो पाते, फॉर्मूले याद नहीं रहते, थ्योरी याद नहीं रहती, या उनको पता नहीं चल रहा है कि इस चैप्टर की तैयारी कैसे करते हैं। तो लगभग सारा चैप्टर हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद भी वापस चेक करने के लिए हम इसका टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, बोर्ड पैटर्न के अनुसार। इस संडे कौन सा टेस्ट होगा उसके बारे में, कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सेम नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एक टाइप का रिवीजन है, और हम बात कर रहे हैं न्यूटन के गति के नियमों की। ठीक है, तो हम इसको एज ए रिवीजन ले रहे हैं आज, गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे। पहला नियम जो है वो प्रथम नियम। प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम। अब ये क्या है जड़त्व का नियम, उसको देखते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार अगर कोई चीज़ स्थिर रखी हुई है तो वो हमेशा स्थिर ही रहती है, और अगर वो गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल अप्लाई नहीं किया जाए। जैसे एक मैदान में फुटबॉल रखी हुई है तो हमेशा वहीं पड़ी रहेगी चाहे कितना भी समय बीत जाए, जब तक आके उसको कोई हिलाने वाला, उठा के ले जाने वाला या किक लगाने वाला कोई नहीं आ जाए, बाहर से बल अप्लाई नहीं हो, तब तक वो वस्तु वहीं पे रहेगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिशील रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगे। अब इसमें हम दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से अगर देखते हैं तो कुछ मामले अलग होते हैं। जैसे सपोज साइकिल चला रहे हैं और एक बार हमने बाहरी बल लगाकर उसको गतिशील कर दिया है, तो इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? वो आगे जाके रुक जानी चाहिए, हमेशा गतिशील रहनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो आगे जाके रुक जाती है। तो ये गति का नियम क्या बता रहा है कि अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, वो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन साइकिल में हम क्या देखते हैं, वो आगे जाके रुक जाती है। अब मैं बताया था कि एक भ्रामकता है उसकी, तो क्या थी कि वस्तु को गतिशील लगातार रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बाह्य बल की आवश्यकता होती है। उसमें एक छोटा सा करेक्शन था कि जो बताया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। क्या था कि वस्तु गतिशील रहेगी तो गतिशील ही रहेगी, उसको बाहरी बल की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि जो पहले वाली बात है, साइकिल रुक जाती है, वो क्यों रुकती है? पृथ्वी और उसके टायर के बीच में घर्षण बल लगता है। तो वो घर्षण बल कितना लगता है वो उसकी गति को क्या करता है? कम करता है। और उस गति को वापस बढ़ाने के लिए हमें बाहर से लगातार बल की आवश्यकता होती है, इसलिए भ्रामकता कहते हैं। उन्होंने जो उसमें काम किया उसमें थोड़ा सा सुधार करके न्यूटन ने अपना पहला नियम दे दिया, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ये नियम 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा? पहला कौन सा? स्थिर जड़त्व का नियम, स्थिर जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा? गतिशील जड़त्व का नियम। ठीक है, और बोलो। और तीसरा कौन सा? दिशात्मक जड़त्व। अब तीनों की परिभाषाएं भी बड़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बोलो क्या हो सकता है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और एक दिशा में गतिशील चल रही है तो उसी दिशा में गतिशील रहेगी। वापस सुनो,
ये जो उदाहरण है उसमें क्या होगा, वस्तु पहले स्थिर होगी और बाद में गतिशील होगी। जैसे मान लो ग्लास के ऊपर हमने सिक्का रखा है, ठीक है, और सिक्के को ठहराने के लिए हमने इसके ऊपर गत्ता रखा है और इसके ऊपर सिक्का यहाँ रखा है और गत्ते को अचानक हम इधर खींच लेते हैं, तो सिक्का क्या है, पहले स्थिर, इसलिए ये स्थिर जड़त्व का नियम है। जो चीज़ पहले स्थिर होगी तो स्थिर जड़त्व का नियम होगा। गत्ते को अचानक खींच लिया, ये स्थिर है तो स्थिर ही रहने की कोशिश करेगा, और ये सिक्का जैसे ही गत्ता हटा ये सिक्का क्या करेगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा, यही रहेगा, ठीक है। अब और कोई उदाहरण इसका कि अगर वाहन स्थिर है और अचानक गति पकड़ ले, किसी कारण से अचानक गति पकड़ ले, तो उसके अंदर खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने की संभावना रहेगी, क्योंकि पैर उसके वाहन के टच है और अचानक से गति होने की वजह से क्या हुआ, बाह्य बल लग गया। तो लग गया तो पैर तो उसके वाहन के साथ गतिशील हो गए और ऊपर का जो सिर है वो वहीं रहने की कोशिश करेगा और पैर आगे चले जाएंगे, व्यक्ति पीछे की साइड गिरेगा। अब यहाँ पे आ गया गतिशील जड़त्व का नियम। गतिशील जड़त्व का नियम क्या है, सोचो एक बार पंखा चल रहा है और हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो भी ये थोड़ी देर चल के बाद में रुकता है, हाथों हाथ तो नहीं रुकता ना, उसी समय नहीं रुकता, जस्ट क्यों नहीं रुकता, क्योंकि ये गतिशील जड़त्व का नियम काम कर। इस एग्जाम्पल में पंखा पहले गतिशील है, अगर पंखा पहले गतिशील है इसका मतलब क्या हुआ, वो गतिशील ही रहने की कोशिश करेगा, सही है क्या। अब वो स्विच ऑफ करने, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी हमने, फिर भी पंखा चल रहा है, थोड़ी देर बाद रुकता है कि बाह्य बल, मान लो इलेक्ट्रिसिटी कारण वो चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद में भी वो चलता है, ये गतिशील जड़त्व का नियम। बस का उदाहरण लेते हैं, बस में यात्री खड़ा है, बस चलते चलते अचानक किसी कारण से हमें ब्रेक लगाने पड़े और ब्रेक लगाते ही गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुकते ही क्या हुआ, हमारी बॉडी मूवमेंट में थी और पैर गाड़ी के साथ अचानक रुक गए, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मूवमेंट में ही रहेगा, तो पैर तो रुके हुए हैं और ऊपर वाला पोर्शन क्या मूवमेंट में, तो इस तरह से आगे की साइड गिरेंगे। तो ये किसका उदाहरण है, गतिशील जड़त्व का। एक अगर वस्तु जिस दिशा में गतिशील है, ठीक है, बस का अचानक रुकना, बस का अचानक रुकना, व्यक्ति आगे झुकेगा, सही है। नेक्स्ट दिशात्मक जड़त्व का, कोई अगर मान लो वस्तु चल रही है और बाहर से कोई बल नहीं लगे, तो वो जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। एक पत्थर को आपने जिस दिशा में फेंका है वो उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगे। पत्थर हम ऊपर फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद वो नीचे गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे नहीं होता तो पत्थर सरल रेखा में गति करता, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो बाह्य बल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम उदाहरण देखते हैं इसका, कार के अंदर व्यक्ति बैठे हैं और कार मोड़ पे थोड़ी स्पीड से चलती है, तो व्यक्ति बाहरी किनारे की साइड झुकता है। बस में देखा होगा, फील किया होगा कि जब बस मुड़ रही होती है तो व्यक्ति खिड़की की तरफ या इधर की तरफ कहीं न कहीं मुड़ जाता है, क्योंकि वही बात वही है, जो भाग बस के टच में है वो तो हाथों हाथ मुड़ गया, लेकिन ऊपर वाला भाग उसी दिशा में गतिशील है तो वो मुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और क्या उदाहरण दे सकते हैं इसका, पत्थर को बांध के रस्सी से घुमाए पतले धागे से और धागा अगर टूट जाए तो क्या होगा, ये मान लो ऐसे धागे से बांध के हम घुमा रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप डाल दिया, पाइप की मदद से इसको घुमा रहे हैं, ये धागा लंबा है और ये घूम रहा है, तो इसमें क्या होता है, जिस जगह पे कण होता है उसके स्पर्श रेखा अगर खींच दी जाए तो वही, मान लो ये पत्थर यहाँ टूट जाता है तो ये इधर की ओर गति करेगा, यहाँ धागा टूट जाता है ये इधर की ओर गति करेगा, जिस पॉइंट पे टूटेगा उस दिशा में वेग है उधर गति करेगा, सही है। तो अपने आप ही अपनी दिशा को बदलेंगे नहीं। अब लेते हैं हम गति का दूसरा नियम, क्या है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम भी हमने किया हुआ है, तो क्या है ये द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, और ये किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। तो ये हो गया अपने पास dt बराबर कोई कांस्टेंट और f, कांस्टेंट इस टाइप से लिया जाता है k = 1 यूनिट्स हो, ठीक है, ये p है संवेग, और यहां पे हम कर देते हैं k की वैल्यू 1 ले ली तो ये आ गया, ठीक है। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं कि F = हमारे पास क्या रहेगा, बोलो, F बराबर d, P जो संवेग होता है P बराबर mv होता है, द्रव्यमान इंटू वेग dt, तो F = हमारे पास हो जाएगा m बार ले लिया
एम ए। वेग में परिवर्तन की दर वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो ये त्वरण हो गया। अभी बोलो, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये बोलो, या फिर किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम त्वरण ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम काम करते हैं गति का तीसरा नियम, तृतीय नियम। इसका एक और भी नाम मैं बताओ क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु, हाँ, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, मान लो m1 है, m2 है, आवेश भी ले सकते हैं, किसी टाइप का बल लगना चाहिए। ये पार्टिकल m2 अगर इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो पहले पार्टिकल पर, इसको समझो, पहले पार्टिकल पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, और यहां पर दूसरे पार्टिकल के कारण पर पहले के कारण लगने वाला बल, ये दोनों बल इधर की साइड होंगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यही कहता है ना। और साथ में ये भी बोलता है कि ये विपरीत दिशा है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मान लो भाई क्रिया ये हो गई F12, तो प्रतिक्रिया क्या हो गई? F21। ये दोनों बराबर है, देख लो। और दिशा विपरीत दर्शाने के लिए हम माइनस लगा देते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया है। भरे पड़े उदाहरण भयंकर रूप से, दीवार को धक्का दो तो दीवार हमें धक्का देती है। ऐसे फील नहीं होता है व्हील चेयर के ऊपर बैठ के, पहिए वाली कुर्सी पे बैठ के दीवार को धक्का दे तो हम पीछे की साइड जाएंगे। पहिए वाली कुर्सी होती है ना, दीवार को धक्का दे तो हम पीछे की ओर जाएंगे। सही है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, नाव से किनारे पर जब कूदते हैं तो हम नाव को पीछे धक्का देते हैं और आगे कूदते हैं, बिल्कुल ठीक है। और बोलो, तैरते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब तैरते हैं तो क्या होता है? पानी को हम पीछे की ओर धक्का देते हैं, पानी को हम पीछे की ओर धक्का देते हैं, पानी हमें आगे धक्का देता है, हम तैरते हैं। पैदल चलना भी ठीक है, पैदल चलते हैं तो पैदल चलते हैं तो हम जमीन को पीछे की ओर धक्का दे रहे होते हैं और बॉल पेन से लिखते हैं। अगर हमारे पास खाली पेपर है और हम बॉल पेन से लिखना चाहें, भाई इंक वाला पेन तो जो केशिकात्व के सिद्धांत पे आधारित होता है, पतली नली में द्रव ऊपर चढ़ता है, ये ठीक वैसा ही है जैसे पेड़ पौधों में पतली केशिकाएं होती है, उसके अंदर पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो वो सही वाला मैटर अलग है। यहाँ पे बॉल पेन की बात करते हैं हम, तो उसमें वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। अगर नीचे बराबर प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी तो पेपर पे नहीं लिख पाएंगे। सोचो आपको एक पेपर दे दिया, बोला इस पे लिखो, तो लिख नहीं पाते। हमें उसके नीचे कुछ समतल रखना जरूरी होता है ना। और बहुत सारे उदाहरण हैं। रॉकेट चलता है तो पीछे गैसें निकलती है, गैसों का निकलना क्रिया हुआ और परिणाम स्वरूप उसमें संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन होता है रॉकेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण। तो ये उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। पैदल चलना, पेपर पे बॉल पेन से लिखना, ठीक है, तैरना, नाव से उतरना, बंदूक से गोली चलना। बंदूक से जब गोली चलती है तो बंदूक का निकलना, गोली का निकलना क्रिया हुआ, बंदूक पीछे की साइड जाती है वो प्रतिक्रिया हुआ, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूटन की गति के नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।